पाकिस्तान को आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है और अल्लाह आपको और ताकत दे, इस मुल्क को, इस पैगाम को हम और उजागर करें। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब, ऑब्वियसली he's on the right track by, you know, he's saying most of the things that you are also commenting, and Iqbal was also thinking you about. See, this is the point. Anybody who reads Iqbal, एक बात जो profoundly आप नोट करते हो कि his message is message of dignity, इज्जत और गैरत का पैगाम है, इज्जत और गैरत का पैगाम है। और we will be back shortly. वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। ज़ैद आमिर साहब, आप अभी इमरान खान साहब से जो बात हुई और उन्होंने डिग्निटी की बात की और आप भी वो डिग्निटी की बात कर रहे हैं, और इकबाल भी इस मैसेज को, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस मैसेज को समझते हैं, लेकिन मैस स्केल पे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आज के दौर में जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वी मुस्लिम्स फील ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड। मगरिब हमें 200 साल से रोंदा जा रहा है, उसमें कोई मोरालिटी नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई शराफत नहीं है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और आज़ादी के नाम पे करोड़ों कत्ल करता है वो, हमारी दौलत लूट के खा गए, तबाह बर्बाद कर दिया कौमों को। सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम के निज़ाम पे IMF, वर्ल्ड बैंक की रजीम्स के तहत नस्लें इंसानों की, कौमों की तबाह कर दी। एंड स्टिल दे हैव द ऑडेसिटी एंड द फेस टू वॉक अप टू अस एंड से कि जी हमारा जमहूरी निज़ाम, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम तुम अपने ऊपर मुसल्लत कर लो और हमें जो शराइत हम देंगे उन शराइत पे तुम रोटी खाओगे। तो जो गैरतमंद इंसान है ना, ही फील्स ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, नो आई विल नॉट एक्सेप्ट यू। एंड देन ही लुक्स अराउंड, उसको अगर कोई एग्जिट नहीं मिलता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, कोई विजन नहीं मिलता है, कोई सोच नहीं मिलती है, तो वो खुदकुश हमले करने पे आ जाता है, बम व्हिच इज आल्सो हाफ बेक्ड, विच इज, और वो उसके बाद वो दहशतगर्दी पे आ जाता है। देखिए, बिफोर यू विन इन द बैटल ग्राउंड यू हैव टू विन द आर्गुमेंट फर्स्ट। आप पहले दलील से जीतते हो, पैगाम और आइडियोलॉजी आपकी ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए, उसके बाद आप मैदान जंग में जीतते हो। जब इस्लाम की आइडियोलॉजी निकली थी तो इट वाज मोर पावरफुल आइडियोलॉजी देन द पर्शियन आइडियोलॉजी एंड द रोमन आइडियोलॉजी, एंड ओनली आफ्टर दैट द मुस्लिम आर्मीज डिफीटेड द पर्शियन एंड द रोमन एम्पायर। और वो तमाम इलाके जो फतह होते चले गए, वो सारे इलाके मुसलमान होते गए, वो एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते गए, आर्मीज को एक्सेप्ट नहीं करते गए। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। या लेकिन एक बड़ा एक नेचुरल जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस के थ्रू जो बिलीफ है, और बहुत सारे इंटरनेट के भी मैं पढ़ता हूँ, जो उनका है कि इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पे ही है। देखो, पर्शियन और रोमन एम्पायर चूड़ियां तो नहीं पहने हुए थे जी, ना उन्होंने लड़कियों की फौज आगे से भेजी थी। वहां भी पर्शियन और एम्पायर सुपर पावर्स थी अपने वक्त की। आज के दौर में रशियन और अमेरिकन एम्पायर समझ लीजिए आप जी। तो जब मुसलमान जाके उनसे मुकाबला करने के लिए गए थे, और जो मिलिट्री रेशो था हमारा 1/10, यानी 10 अगर 1000 मुसलमान है तो 1 लाख, 2 लाख पर्शियन है और 2 लाख रोमन है, तो क्या वो लोग क्या कर रहे थे? मतलब व्हाट ऑन देयर वेपन सिस्टम्स, द टेक्नोलॉजी, द मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स, एवरीथिंग वाज 100 टाइम्स सुपीरियर देन द मुस्लिम आर्मीज। तो फिर अगर तलवार के जोर पे मुसलमानों ने उनकी आर्मीज को पीछे हटाया है, तो फिर ये तो उनकी जिल्लत और हमारी इज्जत है। ठीक। मगर ये अगेन ये बात वी ऑल्सो रियलाइज कि ये तलवार मुसलमानों की उनको पीछे नहीं हटा रही थी, इट वॉज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड आइडियोलॉजी विच वॉज पुशिंग देम बैक। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बैटल प्लान बनाते हैं कि मैं 60 आदमियों के साथ 60,000 रोमन्स पे हमला करूंगा, तो ये तलवार की बेस पे तो नहीं हो रहा है, स्ट्रेटजी है और ईमान है, और ईमान और स्पिरिचुअलिटी की बेस पे हो रहा है। इनफैक्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो गई यहाँ पे। जैसा कि अपना सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब हमला करके इसको आजाद करवाया, जब इंटायर नेटो, यानी उस वक्त का सारा नेटो, द पूरी क्रूसेडिंग आर्मीज ऑफ द वेस्ट जो आज नेटो बनी हुई है, दे केम एंड दे अटैक्ड द मुस्लिम लैंड्स इन पैलेस्टाइन, और एक मुसलमान सुल्तान उनकी राह पे खड़ा हुआ था। तो वो अगर तलवार की जोर पे मुसलमान जीते हैं तो ये तो उनकी जिल्लत है, और हमें जीतना भी चाहिए, यानी फिर तो इससे बड़ी। लेकिन उन्होंने फिर जो है उनको एक इंसाफ दिया और कहा कि जो क्रिश्चियन, जूज, जो भी वहां पे रहता है वहां पे रहे, हम उसको कुछ नहीं याद लगाएंगे। मुस्लिम्स फॉट अ क्लीन फाइट ऑलवेज, और वो हमेशा इस वजह से होता था कि देखिए, जब उन्होंने बैतुल मक़दस फतह किया तो मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक आ गया, एक एक बच्चा ज़िबा कर दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया 90 साल के बाद, एक एक नाइट को माफ कर दिया। बिल्कुल। तो क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर तो यही नजर आ गया ना। जी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया तो दुश्मनों तक को माफ कर दिया जो 23 साल से जुल्म करते चले आए थे।
जब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस फतह किया तो एक एक शख्स को माफ़ कर दिया। हम जब भी फतह हासिल करते हैं तो जो किरदार दिखाते हैं, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्ड, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, मोरालिटी। वी ऑलवेज स्टे ऑन हायर मॉरल ग्राउंड। तो इकबाल का कमाल यही है कि ये आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, चाहे वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन हो, यानी कम्युनिज्म और सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की बात करें, या कैपिटलिज्म की और वेस्टर्न सिविलाइजेशन और डेमोक्रेसी की बात करें, इनके मुकाबले पर इकबाल अलाउज यू टू विन द आर्गुमेंट। आपको दलील से साबित करते हैं कि ये गलत है, दलील से साबित करते हैं कि मशरकी तहजीब और ओरिएंट जो है उसके पास वो वैल्यूज और अखलाक और किरदार है कि दुनिया की रहनुमाई करने के लिए ओरिएंट ही इस काबिल है कि आइंदा सिविलाइजेशन दुनिया को लीड करे। जब वो ये बात मगरब नहीं 1907 में इमेजिन करें, इकबाल तो बच्चे थे अपने इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस के लिहाज से, ही वाज स्टिल डेवलपिंग, और 1907 में कुछ कलाम उन्होंने ऐसा कहा है कि 1931 में इकबाल एक्नॉलेज करते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो बातें मैंने क्यों कहीं, कैसी कहीं, किस तरह वो मुझ पर नाजिल हुई। वो एक्चुअली जिसको एन मैरी श्मिल ने कहा है ना कि प्रोफेटिक एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जो लगता ये है कि शायद ये तो नाजिल होने वाली बातें तो किसी अल्लाह के वली पे या नबी पे ही हो सकती हैं। बिल्कुल। और इकबाल यकीनन अपने दौर में उस नौजवानी में भी विलायत के पूरे आसार जाहिर कर रहे थे। इस बात के बावजूद कि वो एक नौजवान तालिब इल्म की हैसियत से यूरोप में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और सारी वो तालीम के शोगल अशगाल शरारतें जो खेल कूद है उसमें भी उनके साथ एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन उनका है, लेकिन यू कुड सी कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक इनके वजूद के अंदर बिल्ड हो रहा है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। कई मरतबा ऐसा हुआ कि इकबाल ट्रांस में चले गए, यानी ऐसा चले गए कि एक्चुअली अतिया फैज़ी चूंकि राजदार थी, अतिया फैज़ी वॉज चूंकि शी अंडरस्टूड हिज बैकग्राउंड फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल, तो वो आके उन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, तहजीब में इकबाल को होश में दिलाती थी कि इकबाल ये इंडिया नहीं है, यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को काबू में रखो। क्योंकि जर्मन और ब्रिटिश जो उनके साथ होते थे वो हैरान हो जाते थे कि इकबाल मजजूब हो गए, गुम हो गए, यानी ही वुड एक्चुअली बिहेव इरेटिक सम टाइम, यानी सोच में फिक्र में गुम है, ऐसे गायब हो गए कि जैसे इस दुनिया में नहीं है। हाफिज का कलाम जब वो सुनाते थे तो अतिया से कहते थे कि मुझे लगता है कि हाफिज मेरे वजूद में आ जाते हैं और उसके बाद बताते खुद वो कलाम खुद पढ़ते हैं, यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इकबाल को अपनी ज़ात में हुआ करते थे। मजीद उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या देखा और कहा वो हम बताएंगे फिर आपको आफ्टर दिस वेरी मच नीडेड ब्रेक। वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान जी। विदाउट एनी फर्दर डिले, देखिए इकबाल के जो बड़े बड़े उस्ताद इंडिया में जिनके साथ इकबाल ने तरबियत हासिल की, प्रोफेसर आर्नल्ड वाज वन ऑफ देम। ओके। और इकबाल जब यूके गए हैं तो आर्नल्ड ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, एंड इन दोनों में बहुत मोहब्बत का ताल्लुक था आपस में। आर्नल्ड वाज अ गुड क्रिश्चियन, गुड हिस्टोरियन, गुड फिलोसोफर, और इकबाल को भी बेटे की तरह उन्होंने, एक शफीक बाप की तरह उन्होंने इकबाल की तरबियत की। और आर्नल्ड के इंतकाल पर तो इकबाल बहुत दुखी होकर एक नज़म भी लिखी थी उन्होंने। आर्नल्ड रियली वर्कड वेरी हार्ड, ही लव्ड हिज पीपल, यानी इकबाल के बारे में आर्नल्ड ने कहा था, जिसका मफहूम कुछ ये बनता है कि ये ऐसा